फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना अकाउंट का नेक्स्ट क्लास करने चले हैं। आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में हम आपको अकाउंट्स के टॉपिक पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताए थे। उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं और चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, फेरा का फुल फॉर्म। फेरा एक्ट किस ईयर में पास हुआ एंड किस ईयर में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का फुल फॉर्म एंड सार्क किस ईयर में आया एंड एशियन का फुल फॉर्म एशियन किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया। ये आपके क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन हम बोले आपके बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब धीरे धीरे हम आपसे देखिए क्वेश्चन वो पूछे जो टॉपिक काफ़ी पहले कवर करा चुके हैं, ताकि आपका ऐसे रिवीजन होता रहे कि जो पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं अब एग्जाम्स आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आंसर दीजिए, कि आप एनालिसिस कीजिए कि आपका आंसर सही हो पा रहा है या नहीं। अगर आंसर नहीं आपको आ रहा है तो दैट्स मीन्स आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, मीन्स आप चीज़ों को भूल चुके हैं। ठीक, तो इसलिए हम पुराने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पुराने टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे, हमारा जो एनपीओ से रिलेटेड है। देखिए एनपीओ में अगर हम अगला टॉपिक पे बात करें तो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग मीन्स जो हम कहें कि नॉर्मल बिजनेस हमारे होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर प्राइमरी मोटिव हम बोलें तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका हम आपको बताए थे सर्विस मोटिव होता है, और जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका हम कहें कि प्रॉफिट अर्निंग होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या हम कहें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक, कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड जो आपका है कि अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पे कैपिटल होता है उसको हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है कि इसमें हम बोलें कि मेंबरशिप फीस, लेगेसी, सरप्लसेस मीन्स जो हम कहें कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं, तो अगर उसमें हमारे इनकम एक्सेस रहते हैं तो उस क्या होता है कि हमारा सरप्लस बोला जाता है। अगर हम कहें कि अगर वहाँ पे इनकम मेरा कम है, एक्सपेंसेस अधिक है, तो उसे डेफिसिट बोला जाता है। तो अगर हम बोलें कैपिटल फंड में कौन कौन सी चीज़ आती हैं तो इस सब चीज़ का समेशन होता है। अगर हम बोलें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स हमारा जो नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो हमारा होता है कैपिटल अकाउंट यूज किया जाता है, और कैपिटल अकाउंट में आपको होगा पता कि प्रॉफिट्स, फिर हम कहें कि एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब चीज़ का समेशन होता है। ठीक, फिर आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मार्क कर सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं या 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कहें कि आपके होते हैं, जिसमें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट ये आपका अकाउंट्स है, फिर हम कहें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये भी अकाउंट्स है, बैलेंस शीट जो है ये स्टेटमेंट्स होता है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ये हम बार बार आपको बता चुके हैं। ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात हम करें तो आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे ये आपका रियल अकाउंट है। इनमें हम बोले कि कैश बुक की तरह में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है, जिससे कैश इफेक्ट होता है, वो कैश प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर में हम बोले कि करंट ईयर से रिलेटेड जो होते हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम जो होते हैं उनका रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, बैलेंस शीट में हम बोलें कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, एसेट्स, लायबिलिटीज, बाकी चीज़ों को हम दिखाते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस फर्म के जो हमारे कि प्रॉफिट अर्निंग वाले हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं कि या जानते भी हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि आपको उतना हम कहें कि क्वेश्चंस उससे रिलेटेड नहीं मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेसिकली वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं जहाँ पे हम कहें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है, मीन्स जहाँ पे हम कहें कि रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा हो, वहाँ पे क्या होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद आपका जो आता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की अगर बात करें हम तो वो भी आपका क्या कर सकते हैं कि एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट्स है। ठीक, चलते हैं सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। तो जैसा कि हम बोले कि अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं, तो अगर हम बोलें कि इनकम एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर तो हमारा सरप्लस बोला जाता है, और अगर हम बोलें कि एक्सपेंडिचर एक्सेस है ओवर इनकम वो डेफिसिट बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर मेरा इनकम अधिक है ओवर एक्सपेंस, मीन्स अगर हमारा इनकम अधिक है,
एक्सपेंसेस कम है तो हमारा नेट प्रॉफिट बोला जाता है। अगर बोलें कि एक्सपेंसेस अधिक है, इनकम कम है, तो मेरा वो नेट लॉस बोला जाता है। ठीक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस और डेफिसिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर, इट इज एडजस्टेड इन कैपिटल फंड्स। मीन्स अगर हम बात करें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पे सरप्लस आते हैं आपके, तो वो क्या होता है कि किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। जो हम कहें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, लेकिन बिजनेस जो हमारे होते हैं मीन्स प्रॉफिट अर्निंग वाले, उसमें जो प्रॉफिट आता है वो ओनर्स को मिल जाता है। मीन्स हम कहें कि जो बिजनेस का मालिक होता है उसके बीच में, या हम कहें कि कई लोग पार्टनरशिप फर्म है तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हो सकता है हम कहें कि जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि जिनको आपको समझना पड़ेगा, मीन्स इनके ट्रीटमेंट्स आपको देखने पड़ते हैं। तो जैसे हम बात करें, पहला जो आपका है सब्सक्रिप्शन, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी। देखिए बेसिकली जो ये आपका सब्सक्रिप्शन होता है कि हम कहें कि जब कोई भी एक इंसान किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बन जाता है तो उस मेंबरशिप को अपने कंटिन्यू रखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो और एक है कि जो एनपीओज हैं मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है कि मीन्स यहाँ से सबसे अधिक आता है कि जो भी उसके मेंबर्स आते हैं उनसे हर साल उनको क्या होता है, कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है। ठीक, और यहाँ पे बात करें कि इट विल बी अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड आउट ऑफ इट्स सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू करेंट ईयर विल बी पोस्टेड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर बात किया जाए सब्सक्रिप्शन का, दो जगह पे पोस्टिंग किया जाता है कि हम कहें कि जो करेंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन कैश में रियलाइज हो रहा है कि मीन्स कैश में मिल रहा है, वो इवन आपको बोलें कि पास्ट से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो या करेंट ईयर से रिलेटेड हो, वो सब्सक्रिप्शन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट के कर सकते हैं, रिसिप्ट कॉलम में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर से रिलेटेड करता है, मीन्स हम कहें कि जो आपका चाहे आपको कैश में रिसीव हुआ हो या आउटस्टैंडिंग रहा हो, ठीक है, वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाया जाता है। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन में हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कभी कभी आते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लेने वाला हूँ उसमें आपको सिखाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट जाएगा, और आपका बेसिकली हम बोले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको अमाउंट कैसे सब्सक्रिप्शन का दिखाएंगे, वो चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। ठीक, लाइफ मेंबरशिप फीस कि in order to become the member of an organization for the whole of life, some members may pay fees इन लमसम। मीन्स कई बार क्या होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं कि जो चाहते हैं कि एक ही बार वो फीस को पे कर दें कि मीन्स हमेशा के लिए कंटिन्यू वो उस संस्था का मेंबर बन जाए, तो वो पूरा का पूरा फीस जो होता है एक टाइम में पे करते हैं, तो इसको आप कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हैंस इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम बोले कि कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं। फिर इंडोमेंट फंड अकॉर्डिंग टू एरिक्स, देखिए ये क्या है कि इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम ए बेक्वेस्ट और गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। हम कहें कि देखिए कोई गिफ्ट वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो वो इंडोमेंट फंड बोला जाता है, और एक तरीके का ये कह सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये आपको कंटिन्यू हमेशा किसी से गिफ्ट नहीं मिलता है। ठीक, और इसको अगर हम बोले कि कहाँ पे शो किया जाएगा, तो आपका देखिए कि कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखा सकते हैं, एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप दिखाएंगे। ठीक, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी इट इज़ रिसिव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। मीन्स हम कहें कि जब पहली बार कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लेता है, मीन्स हम कहें पहली बार जब वो वहाँ पे ज्वाइन करता है तो उसको कुछ ना कुछ एंट्रेंस फी देना पड़ता है। ठीक, तो वो एंट्रेंस फी क्या होता है कि हम बोले कि इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जा सकता है आपका, कि कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको मानते हैं कि हर मेंबर से एक क्या होता है कि लाइफ टाइम में एक बार मिलता है एंट्रेंस फी, मीन्स प्रवेश शुल्क एक ही बार मिलेगा, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तो उसको हम कहें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ले जाते। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि नहीं, एंट्रेंस फी ठीक है एक व्यक्ति से एक ही बार मिलेगा, लेकिन हर साल जो भी व्यक्ति आएगा उस संस्था में उससे क्या होता है कि मिलेगा एंट्रेंस फी, तो उसको क्या करेंगे
कि रेवेन्यू आइटम मानते हैं, और रेवेन्यू आइटम जब मानते हैं तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि आपको कैसे ट्रीट करना है, तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि मान सकते हैं। नॉर्मली इसको क्या किया जा सकता है कि रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पे। डोनेशन, इट मे बी क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। मीन्स जब डोनेशन आपको मिलता है तो उसको किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपको डोनेशन मिल सकता है, या हम कहें कि आपको बिना पर्पज़ बताए हुए बस डोनेशन नॉर्मली मिल जाता है। ठीक, अगर कहें कि कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलता है तो व्हेन डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, दैट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग ए स्विमिंग पूल। ये कहने का मतलब कि आप कोई एक बिल्डिंग बना दीजिए या हम कहें कि स्विमिंग पूल्स वगैरह बनाइए, तो वो जो डोनेशन आपका होगा कि कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा। मीन्स कैपिटल इनकम ट्रीट किया जाएगा, रेवेन्यू नहीं ट्रीट किया जाएगा, और उसको हम कहें कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और बात करें जनरल डोनेशन का, तो जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, अगर हम कहें कि जनरल डोनेशन आपको मिल रहा है जहाँ पे पर्पज़ आपको कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है, अगर वो अमाउंट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बड़ा अमाउंट और छोटा अमाउंट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बाकी अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अगर जनरल डोनेशन आपको मिल रहा है, उसका अमाउंट बहुत बड़ा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या कैपिटल इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर का मानते हुए उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि वो डोनेशन का अमाउंट आपका स्मॉल है, मीन्स बाकी जो अमाउंट्स आपको दिए हैं उससे मिलता जुलता अमाउंट है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि रेवेन्यू आइटम मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेगेसी, ये क्या होता है, देखिए, इट इज़ द अमाउंट विच ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन। मीन्स कई बार देखिए कि कुछ लोग होते हैं, हम कहें कि जो आपके कि उनका दूर दूर तक कोई नहीं होता है, मीन्स कहें कि जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, तो अपनी चीज़ें क्या करते हैं कि ऐसी संस्थाओं को दान में दे देते हैं। मीन्स हम कहें कि वो अपना वसीयत बना के और वह उसको क्या करते हैं, किसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान दे देते हैं कि हाँ, मेरे न रहने के बाद इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ कीजिएगा। तो अब ऐसे कर सकते हैं कि जो लेगेसी मिलती है तो इसको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और हम कहें कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसे आप कैपिटल फंड की तरह दिखा सकते हैं। ठीक, फिर बात आती है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब जब सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स की बात आती है तो अब ये तो आप पहले भी जानते हैं कि नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आप एसेट्स को सेल करते हैं तो वो आपका क्या होता है कि कैपिटल इनकम होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करें अगर सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स की, तो जो ट्रीटमेंट आप करेंगे, जो भी सेल से प्रोसीड मिलेगा, मीन्स जो भी अमाउंट्स आपको टोटल मिलेगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे। और उस सेल ऑफ एसेट से अगर हम कहें कि कोई प्रॉफिट या लॉस आपको होता है तो उस प्रॉफिट या लॉस के पार्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप दिखाएंगे। ये आपका इस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट होगा। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल्स, इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मीन्स जो भी आपको अमाउंट रियलाइज होगा वो रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, एंड इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यू टू फैक्ट सेलिंग ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल। अब देखिए कि यहाँ पे जब आप सेल करेंगे तो आपको कैश रियलाइज होगा, तो सबसे पहले आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दीजिए, और फिर उसको आप कर सकते हैं कि एक छोटा आइटम होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में मीन्स क्रेडिट साइड में भी आप इसको दिखा देंगे। फिर पेमेंट ऑफ हॉर्नेरियम, द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड हॉर्नेरियम एंड इट इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो हम कहें कि मेंबर्स वगैरह नहीं होते हैं, या हम कहें कि एम्प्लॉय नहीं होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उस सम्मान के तौर पे किसी को अगर कुछ पुरस्कार देते हैं तो उस पुरस्कार की राशि को क्या कर सकते हैं कि एक वहाँ अक्सर दिया जाता है कि हर साल कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, नए नए काम करने के लिए, तो इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर सकते हैं, डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पे, कैपिटल फंड या हम कहें जनरल फंड। अब देखिए यहाँ क्या होता है, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो कैपिटल अकाउंट, द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल फंड, एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर। दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एनी स्पेशल फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए कि जो कैपिटल फंड होता है इसको आप जनरल फंड के नाम से भी कह सकते हैं
कि अब होता क्या है कि आपको पहले बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ पे कोई कैपिटल यूज नहीं किया जाता। मीन्स कैपिटल जो आपका होता है वो बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एनपीओज में आपको जो बोला जाता है कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है वो आके यहाँ पे ऐड या लेस हो जाता है। तो अब हम कहें कि कैपिटल फंड अगर आप बोलते हैं जनरली, तो इससे क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन जा रहा है ये किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया फंड है। तो इसीलिए इसको जनरल फंड के नाम से भी जाना जाता है, ताकि जो कहें कि हम कहें कन्फ्यूजन किसी के माइंड में क्रिएट हो, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको जनरल फंड के नाम से भी दिखाया जा सकता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब बात करते हैं स्पेशल फंड्स। Many special funds such as sports funds, charity funds, prize funds, building funds, etc. are created to meet a specific requirement of contributors. In all such cases, the income and expenses relating to the special funds are not taken into income and expenditure account. Income relating to special funds is added to that funds direct in the balance sheet and expenses relating to that funds deducted from funds. अब देखिए कि जो आप स्पेशल फंड्स आप बनाते हैं कि कई बार आपको बताया ना कि कुछ पैसे मिलते हैं या हमका कुछ फंड्स मिलते हैं कि किसी एक स्पेशल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर उस स्पेशल फंड से रिलेटेड हम कहें कि आप जो काम के लिए मिला है कंटिन्यूअस बेसिस पे हम कहें कि बाद में फिर उस पर आपको कुछ इनकम रिसीव हो रहा है, या हम कहें कि कुछ एक्सपेंडिचर करें कि जिस पर्पज़ के लिए आपको फंड मिला है उस पर्पज़ के लिए आप जब उसको यूटिलाइज़ करते हैं फंड को, तो अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं मीन्स वहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या करिएगा बैलेंस शीट में जो फंड्स है वहाँ से आप अमाउंट माइनस कर देंगे, और हम कहें कि इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में भी दिखाएंगे। एंड अगर आपको कुछ इनकम हो रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में इसका अमाउंट, प्लस आप बैलेंस शीट में उसमें स्पेशल फंड में लाके अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो ये आपका ट्रीटमेंट होता है स्पेशल फंड से रिलेटेड। ठीक, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे आपको हम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल देने वाले कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको बताए तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अगली क्लास में बता दूँ। क्योंकि हम कहें कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट जनरली आपके बुक्स में दिया होगा, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो चीज़। ठीक, आपका ट्रेडिंग आइटम या पीएल आइटम पूछे जाते हैं, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड नहीं आते हैं जनरली। तो हम कहेंगे अगर आपको लगता है कि बता देना चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन सिखा देंगे, और कुछ और अकाउंट से रिलेटेड हम कहें कि क्वेश्चंस डाउट्स अभी भी आते हैं आप लोग के। जैसे हम कहें कि बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का भी अभी कुछ लोगों को क्वेश्चन फंसता है, तो उसको भी हम सोच रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन समझा देते हैं कि आने वाली क्लासेज में कि कैसे आप उसका सोल्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।